में NO और NO2 को मिक्सचर करके हमने बनाया था ब्लू लिक्विड जो कि था N2O3। रिएक्शन रिवर्सिबल होगी, इन दोनों के मिलने से N2O3 बनेगा और अगर इसे हम रूम टेम्परेचर भी रखें तो ये वापस टूट के क्या देने लग जाता है NO2 और NO। दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन। N2O3 को अगर अपन वाटर में डिसोल्व करवाएं तो ये एसिड बनाता है HNO2 जिसको हम बोलते हैं नाइट्रस एसिड। अभी हम कैसे सोच सकते हैं कि N2O3 में नाइट्रोजन है +3 स्टेट में, तो जो एसिड ये बना रहा है इसमें भी नाइट्रोजन की स्टेट +3 ही है, तो ये हम आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, अगर हम 2 HNO2 के मॉलिक्यूल ले लें, ठीक है, और उसमें से एक वाटर निकाल दें, मैं बात कर रहा हूं HNO2 के 2 मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकाल दिया जाए तो क्या बच जाएगा? उस केस में H2O चला जाएगा तो N2O3 बचेगा। इसका मतलब जब एसिड के 2 मॉलिक्यूल में से वाटर निकालते हैं तो एनहाइड्राइड बनता है, यानी N2O3 इज कॉल्ड एज एनहाइड्राइड ऑफ HNO2, है ना। तो ये चीज पूछी जा सकती है कि N2O3 किसका एनहाइड्राइड है। ठीक है, अच्छा, N2O3 से HNO2 बन रहा है, अगर मैं NaO से रिएक्शन कराऊंगा तो हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा देंगे Na से, तो कंपाउंड सेम ही बना, यहाँ HNO2 बन रहा था, यहाँ NaNO2 बन जाएगा जिसका नाम होगा सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट। ठीक, चलो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसका नाम है और इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। नाइट्रोजन के वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, ये 5। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पड़ा होता है, इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से दिस स्पीसीज इज पैरामैग्नेटिक। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो स्पीसीज क्या कहलाएगी? पैरामैग्नेटिक। और हाइब्रिडाइजेशन इसका होता है sp2, बिकॉज बॉन्ड एंगल इज क्लोज टू 120 डिग्री, तो इसलिए जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसके लिए कहा जाता है। NO2 क्वालिटेटिव में काम आती है टेस्टिंग में। दिस कलर ऑफ NO2 गैस इज रेडिश ब्राउन, या रेड ब्राउन भी बोल सकते हैं अपन। ये कैसे बनती है कि NO2 माइनस पर डाइल्यूट HCl जब हम डालते हैं तो पहले बनता है HNO2। HNO2 जो है अनस्टेबल होता है, तो ये तुरंत जो है NO गैस देगा और NO गैस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके NO2 रिलीज करती है। तो NO2 निकलने का मतलब रेडिश ब्राउन गैस निकल रही है, तो किसको कंफर्म कर देगा? वो NO2 माइनस को। ठीक है ना। तो ये टेस्ट किसका है? दिस टेस्ट इज फॉर नाइट्राइट आयन। NO को अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई जाए तो NO2 बनती है। नाइट्रेट को गर्म करें, लेड नाइट्रेट को गर्म कर दें तो इससे 2 गैस निकलेगी, NO2 और O2, रेडिश ब्राउन गैस। इसी तरीके से HNO3 के साथ कॉपर की रिएक्शन कराएं तो कॉपर नाइट्रेट और HNO3 से निकलने लग जाती है गैस NO2। तो ये NO2 बनाने का मेथड हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन है ये वाली। ठीक है, NO2 को अगर वाटर में डाला जाए तो ये 2 एसिड बनाता है, HNO2 और HNO3। तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इट इज एनहाइड्राइड ऑफ HNO2 एंड HNO3। ये समझेंगे हम कि HNO2 और HNO3 को अगर आप यहां से वाटर निकाल दो तो वाटर निकालने के बाद बचेगा N2O4। N2O4 मीन्स डाइमर ऑफ NO2। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि N2O3 किसका एनहाइड्राइड है और NO2 किसका एनहाइड्राइड है। तो इट इज एनहाइड्राइड ऑफ HNO2 एंड HNO3। NO2 का हाइड्रोलाइसिस करवाया हमने, ठीक है, वाटर से रिएक्शन करवाई तो HNO2 और HNO3 बन रहा है। अगर मैं इसकी रिएक्शन NaO से करा दूं तो सिंपली हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन रिप्लेस करके इसके लिए क्या लगा देंगे, Na। तो प्रोडक्ट इज NaNO2 प्लस NaNO3। NO2 रिवर्सिबल रिएक्शन शो कर सकता है N2O4 के साथ, यानी कि अगर हम NO2 ले, ठीक है, 300 केल्विन के आसपास, तो ये 2 मॉलिक्यूल मिलकर N2O4 बनाने लग जाता है। ठीक है ना। यानी होता क्या है कि नाइट्रोजन जो यहाँ पे पड़ा हुआ है इस तरीके से, एक इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन और दूसरे नाइट्रोजन के पास भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेगा और उससे स्ट्रक्चर कौन सा बन जाएगा, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक,
तो इन दोनों में अंतर ये है कि NO2 इज पैरामैग्नेटिक वाइल N2O4 इज डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक कैसे बन गया ये? क्योंकि ये एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके जो आए थे, ये पेयरिंग हुई और पेयरिंग होने की वजह से ये डायमैग्नेटिक बन गया और कलर इसका हो जाता है कलरलेस। मीन्स कि जब ब्राउन कलर यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा पूरा, तो हमें बोलेंगे कि N2O4 हैज बीन फॉर्म, क्योंकि कलरलेस है। तो रेडिश ब्राउन कलर और ये वाला कंपाउंड कलरलेस। HNO2 और HNO3 की रिएक्शन उसमें से निकाल दे, ठीक है। तो वाटर निकालने के बाद क्या बचेगा? N2O4 बचेगा, ठीक है। तो वैसे ही सोचना है अपन को कि अगर N2O4 को वाटर में डाला जाए तो ये दो तरह का डिस्प्रोपोर्शन से एसिड बनाता है, HNO2 और HNO3। NO2 का भी यही रिएक्शन था, तो NO2 वाज एनहाइड्राइड ऑफ दीज टू कंपाउंड, मतलब N2O4 NO2 एक ही चीज है एक तरह से, कि ये डाइमर है NO2 का, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो एनहाइड्राइड ऑफ HNO2 एंड HNO3, ये हम कह सकते हैं, ठीक। NO2 जो है ये खुद कंबशन में नहीं होता है, इसका खुद कंबशन नहीं होगा, बट इट सपोर्ट्स इन कंबशन। कंबशन कैसे होगा? कंबशन में कैसे सपोर्ट करेगा कि कोई भी चीज जो कंबशन के लिए आ रही है वो उसको ऑक्साइड में चेंज कर रही है, तो ऑक्सीजन कंबशन में हेल्प करती है, क्योंकि ऑक्सीजन लेके आ रहा है, वो उसको कन्वर्ट करता है ऑक्साइड में। जैसे कार्बन है तो CO2 में चला गया। तो सिमिलरली जो NO2 आती है, तो NO2 जो है वो टूटकर O देने लग जाती है। जैसे यहाँ पर मैं लिखा है कि ये O मिलने लग जाएगा इससे, तो जो ऑक्सीजन मिलेगा वो कंबशन में काम आएगा, ठीक। तो NO2 खुद किस में बदलेगा? NO के अंदर, ठीक है। और जैसे कार्बन को किस में ले जा रहा है? CO2 में, तो एक तरह से कंबशन करवा रहा है। फास्फोरस को इसके ऑक्साइड P4O10 में ले जा रहा है, मैग्नीशियम को उसके ऑक्साइड MgO में ले जा रहा है, ठीक। तो NO2 इज ऑल्सो ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि कार्बन 0 से +4 में चला गया, तो जो चीज ऑक्सीडेशन करवा दी है उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग, ठीक। NO2 का और जो दूसरी रिएक्शन है सेम ही है, सल्फर को +4 से ले गया है ये +6 में, तो ये ऑक्सीडेशन करवा दिया। H2S को सल्फर में ले गया, ये सारी रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। CO को CO2 में और Ki को I2। इसी तरीके से लेड को Pb। तो इन सारी रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जिस कंपाउंड से NO2 रिएक्ट कर रहा है उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहा है या फिर उसका ऑक्सीडेशन करवा दे रहा है, ठीक है ना। जिसे I-1 को I2 में कन्वर्ट करवा दिया, ठीक है। तो NO2 कैन एक्ट एज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रेडॉक्स अल्टीमेटली हमें याद करनी होती है, तो इसमें आप क्या याद रखोगे कि NO2 कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू NO, और जो ऑक्सीजन निकला वो इनके साथ कंबाइन होता जाता है। तो CO2 P4O10 MgO, इसके बाद H2SO4, H2S से यहाँ ऑक्सीडेशन करवा के सिर्फ सल्फर, CO से CO2, I- से I2, Pb से PbO और Cu से Cu। अगर हम NO2 की रिएक्शन FeSO4 के साथ कराएं तो आयरन इज इन +2 स्टेट, तो ये इसको ऑक्सीडाइज करवा के +3 में ले जाएगा और खुद किस में बदल जाता है? NO में। जिस टाइम NO गैस बनी उसी समय टेस्ट ट्यूब में किनारे से FeSO4 का सॉल्यूशन अगर हम ऐड कर दें तो टेस्ट ट्यूब के किनारे पे ब्राउन कलर की रिंग बनती जाती है, उसका फार्मूला होता है Fe2O5NO+SO4। ये हम लास्ट क्लास में देख चुके थे, ठीक। नेक्स्ट कंपाउंड है डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? N2O4 के बीच में जैसे NN जो बॉन्ड था उसमें अपन एक और ऑक्सीजन लगा दें तो ये N2O5। सॉलिड N2O5, ये पॉइंट याद करने वाला है। सॉलिड N2O5 में अगर मैं यहाँ हाइब्रिडाइजेशन चेक करूं तो हाइब्रिडाइजेशन इस नाइट्रोजन का sp2, इस ऑक्सीजन का sp3 और नाइट्रोजन का sp2। तो अगर गैस कंडीशन में हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इन N2O5, तो स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, वो होगा sp2। ऑक्सीजन का क्या होगा? sp3, ठीक है ना, क्योंकि इसके ऊपर 2 लोन पेयर होंगे यहाँ पे, ठीक। लेकिन अगर सॉलिड N2O5 का हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया जाए तो देयर आर 2 टाइप ऑफ आयंस इन N2O5, NO3- और NO2+। NO3- का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 और NO2+ का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp।
ये चीज हमें स्ट्रक्चर से पता लग जाती है कि जैसे मैं यहाँ O माइनस बना दूँ, डबल बॉन्ड O, और ये स्टेरिक नंबर इसका 3 हो जाएगा। और NO2 प्लस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, O डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O और यहाँ प्लस चार्ज। तो हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे डिफाइन करते हैं, आसपास कितने एटम है प्लस उसके आसपास कितने लोन पेयर है, दोनों का सम स्टेरिक नंबर कहलाता है। तो अगर किसी में स्टेरिक नंबर 2 आ रहा है तो sp, 3 आएगा तो sp2, 4 आएगा तो sp3। इस तरीके से अपन हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन करते हैं। तो सॉलिड N2O5 में 2 तरह का हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 और sp। ठीक, अगर मैं HNO3 ले रहा हूं नाइट्रिक एसिड और इसके साथ मैं स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल देता हूं, P4O10 इज स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो ये क्या काम करेगा, वाटर को स्नेच करेगा, किसमें से, HNO3 में से। तो HNO3 के 2 मॉलिक्यूल लेकर मैं उसमें से एक वाटर निकाल दूं, अगर एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दूंगा तो क्या बच जाएगा, N2O5। तो मैं कह सकता हूं कि N2O5 इज एनहाइड्राइड ऑफ HNO3। एनहाइड्राइड क्यों बोल रहा हूं मैं इसे, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं और 2 मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकाल रहे हैं, तो बचा हुआ ऑक्साइड जो है वो इस एसिड का एनहाइड्राइड कहलाएगा। रिएक्शन के दौरान ये तो कन्वर्ट हो गया N2O5 में और वाटर चला गया P4O10 के पास, जो बदल गया मेटाफॉस्फोरिक एसिड में, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक, N2O5 बनाने का एक और मेथड है, अगर N2O4 की रिएक्शन ओजोन से करवा दी जाए तब भी N2O5 बनेगा। ओजोन यहाँ ऑक्सीजन दे देगा एक और एडिशनल और N2O5 में कन्वर्ट कर देगा। N2O5 को गर्म करें तो ये 2 गैस देगा, NO2 प्लस O2। ठीक है, N2O5 की वाटर से रिएक्शन कराऊं तो चूंकि इसमें से वाटर निकाल के ये बना रहे थे, तो इसमें अगेन वाटर ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, HNO3। अगर मैं इसकी रिएक्शन NaO से कराऊंगा तो HNO3 का H रिप्लेस करके मैं उसकी जगह क्या लगा दूं, Na। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन रिप्लेस करके मैंने क्या लगा दिया, Na। तो when N2O5 reacts with NaOH it forms NaNO3। ठीक, और स्टेट इसकी कौन सी है, इसकी स्टेट है +5। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि HNO3 में भी स्टेट +5 है नाइट्रोजन की और NaNO3 में भी +5 स्टेट। और अगली रिएक्शन है आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाएं तो आयोडीन चेंज कर जाएगा I2O5 में और N2 गैस यहां से मिल जाएगी। तो दिस मेथड इज फॉर्मेशन मेथड ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन बनाने का एक और एडिशनल मेथड हमें पता लग गया, N2O5 की रिएक्शन I2 के साथ, तो उसे क्या बनेगा, I2O5 और N2 सेपरेट हो जाएगा गैस। फाउंड है इट इज नाइट्रस एसिड, फार्मूला होता है इसका HNO2 और स्ट्रक्चर अपन ऐसे बनाएंगे HON डबल बॉन्ड O। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन अगर नाइट्रोजन का देखा जाए तो होगा sp2, क्योंकि इसके आसपास 2 एटम और एक लोन पेयर। तो मैं काउंट करूं तो 2 + 1 3 हो गया और 3 के लिए sp2। ठीक, नाइट्रस एसिड में अगर H+ हटा दिया जाए तो ये बदलता है NO2- आयन में, विच इज कॉल्ड एज नाइट्राइट आयन। तो एक रूल ये होता है कि अगर किसी के नाम के अंत में, तो जब उससे अपन आयन बनाएंगे तो उसके नाम के अंत में आइट आ जाता है। तो सल्फ्यूरस से सल्फाइट, और अगर ई का आ रहा होगा सल्फ्यूरिक तो वहां से एट आ जाता है, यानी सल्फ्यूरिक से सल्फेट और सल्फ्यूरस से सल्फाइट। वैसे ही नाइट्रस से नाइट्राइट। ठीक, ये नेमिंग का रूल है, नाइट्रस से नाइट्राइट। N2O3 को वाटर में डिसोल्व करवाएं हम तो इट इज एनहाइड्राइड ऑफ HNO2। ये भी बता चुका था मैं, वही रिएक्शन रिपीट है कि +3 स्टेट में यहाँ है, +3 स्टेट में। HNO2 को गर्म करने पे ये अनस्टेबल होता है, ये डिस्प्रपोर्शन से शो करता है HNO3 और NO। इस NO को हम आगे ले जाएंगे तो ब्राउनिंग टेस्ट में कंफर्म कर सकते हैं NO को। ठीक, HNO2 अब नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज है वो होती है नाइट्रोजन की -3 से लेकर +5 से। अब रूल ये होता है कि अगर नाइट्रोजन -3 स्टेट में है तो ये हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, हमेशा, क्योंकि लोवेस्ट स्टेट में रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और अगर नाइट्रोजन +5 स्टेट में है तो ये हमेशा किसका काम करेगा, ऑक्सीजन। तो हाईएस्ट स्टेट में नाइट्रोजन किस किस में पाया जाता है,
जैसे हमने N2O5 अगर अभी देखा था, उसके अलावा HNO3 एसिड है, उसमें हाईएस्ट स्टेट में होगा, तो वहां ये काम करेगा किसी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके बीच में कहीं भी होगा अगर ये, तो ये दोनों की तरह काम कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमने लिखा है कि HNO2 कैन एक्ट बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। कारण समझ गए उसका, क्योंकि बीच में है स्टेट, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। तो पहले मैंने जो रिएक्शन लिखी है, इन रिएक्शन में HNO2 इज वर्किंग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो ये ऑक्सीजन देके खुद बदल जाता है NO गैस में। तो ऑक्सीजन दे रहा है इन सब कंपाउंड को, तो इनका ऑक्सीडेशन करवाएगा, ठीक है। तो H2S को बदलता है सल्फर में, याद करना पड़ेगा। SO2 को H2SO4 में +4 से +6। SN की दो स्टेट होती है, +2 +4, तो हाईएस्ट स्टेट में ले जाता है +4 में। I- को 0 में ले जाता है, I2 बना देगा, और आयरन को +2 से +3 में ले जाएगा, ठीक है ना। मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं कि रेडॉक्स रिएक्शन का प्रोडक्ट हमें याद करना होता है, कोई लॉजिक नहीं है जिसे अपन निकाल सके। तो ये आपको इक्विवेलेंट में काम आएगा, इक्विवेलेंट जितने भी अपन पढ़ रहे थे रिएक्शन, तो वहां ये चीज काम आ सकती है। तो यहां ये ऑक्सीडाइज करके इनको कॉरेस्पॉन्डिंग इनमें बदल रहा है। इट कैन वर्क एज ए रिड्यूसिंग एजेंट ऑल्सो। तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो इसका खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ये +3 से कहां चला जाएगा, हाईएस्ट स्टेट इसकी कौन सी है, +5। तो ये खुद बनाएगा नाइट्रेट आयन, NO3- NO3-। और अगर KMnO4 एसिडिक मीडियम में लिया हुआ है, तो ये देता है Mn+2, और K2Cr27 एसिडिक मीडियम में Cr+3। तो ये दोनों पॉपुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप ये समझो कि बहुत तगड़ा इसके सामने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाएगा, तो ये खुद क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि ये इनको ऑक्सीडाइज नहीं करवा सकता, ये इसको ऑक्सीडाइज करा देंगे, जो इसकी लोवेस्ट स्टेट है, मतलब जो इसकी स्टेट है +3, उससे इसको कहां पहुंचा देंगे, +5। समझ रहा तो ये इसको ऑक्सीडाइज करवा के +5 में ले जा रहे हैं यहां पर, ठीक है। अमोनिया और HNO2 को गर्म करें, तो अमोनिया और HNO2 मिलकर NH4NO2 बनाएंगे, जिसको गर्म करने पे N2 गैस निकलती है। ये पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा। नाइट्रिक एसिड HNO3 का स्ट्रक्चर HON डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। नाइट्रोजन के लिए हाइब्रिडाइजेशन देखें तो क्या होगा, लेकिन अगर इस ऑक्सीजन का पूछ लिया जाए, तो इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। समझिए बात। तो किसी मॉलिक्यूल में, बड़ा मॉलिक्यूल है, तो पर्टिकुलर हो सकता है कि उसमें 2 से ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन मिलता हो। तो ऐसा नहीं कि HNO3 आया और वहां मान लो हाइब्रिडाइजेशन दे दिया कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम्स। तो ऐसा हो सकता है ना कि 2 ऑप्शन दे दे, sp2 और sp3। अपने दिमाग में sp2 है, लेकिन sp3 ऑक्सीजन का भी है। बकलेन मेथड में क्या करवाते हैं कि नाइट्रोजन वैसे बहुत कम रिएक्टिव गैस है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ बहुत हाई टेम्परेचर पे, यानी कि इलेक्ट्रिक स्पार्क में रिएक्शन करवा दी जाए, तो ये NO बनाता है पहले। NO को ऑक्सीजन मिल जाए तो ये NO2 गैस बना देता है, और NO2 गैस को अगर हम वाटर में डिसोल्व करा दे, तो वो बनाता है HNO3 + HNO2। वो स्टेप मैंने लिखी नहीं कि HNO2 जो है वो अनस्टेबल है। HNO2 खुद गर्म करने पे क्या देता है, HNO3 + NO, और NO को ऑक्सीजन मिल जाए तो कौन सी गैस में बदल जाती है, NO2 गैस में। और NO2 गैस वापस डिस्प्रोपोर्शन से क्या बना देगी, NO2 गैस HNO3 + NO, यानी अल्टीमेटली NO2 सारी की सारी ऑक्सीडाइज होके किसमें बदल जाएगी, HNO3। तो यहां से हम बना रहे हैं नाइट्रिक एसिड HNO3। मतलब मैं क्या समझा रहा हूं, NO2 का डिस्प्रोपोर्शन होगा, ठीक है, वाटर में, तो ये NO2 वाटर में डिस्प्रोपोर्शन करके क्या बनाती है, HNO3 + HNO2, और HNO2 फाइनली कन्वर्ट होके HNO3 में ही चला जाता है, क्योंकि मैं ऑक्सीजन साथ में रख रहा हूं यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अंत में हमें क्या मिला, HNO3। NO, N2 और O2 की रिएक्शन से HNO3 बनाने को बकलेन मेथड बोलते हैं। बहुत पॉपुलर मेथड है इसका, ओस्टवाल मेथड। इसमें क्या करवाया जाता है, अमोनिया और ऑक्सीजन की रिएक्शन
प्लेटिनम कैटेलिस्ट के ऊपर 550 डिग्री सेंटीग्रेड पर करवाता है। इससे पहले बनती है NO गैस और वाटर। NO गैस को ऑक्सीडाइज करवा दें तो NO2 बनेगा, और NO2 को वाटर और ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएं तो फाइनली HO। तो ओस्टवाल मेथड NO बनाने का भी मेथड माना जा सकता है, NO2 बनाने का मेथड माना जा सकता है। यही रोक दूं तो NO2 में सेपरेट कर सकता हूं, और लास्ट में HO। ठीक, तो ये पॉइंट याद करना है कि ओस्टवाल मेथड में रिएक्टेंट कौन से हैं, अमोनिया और ऑक्सीजन। इंटरमीडिएट कौन से हैं, NO और NO2, और फाइनल प्रोडक्ट किस कौन सा है, नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड बनाने का मेथड है ओस्टवाल मेथड। हम बोल चुके हैं कि ऑलरेडी नाइट्रोजन इज इन +5 स्टेट। हाईएस्ट स्टेट में होने की वजह से इट इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे है कि ये NO2 दे सकता है, साथ में O2 दे सकता है, तो जो चीज ऑक्सीजन देगी वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करने में काम आएगी। ठीक, तो HNO3 जो है फास्फोरस को, अब ये कॉन्सेंट्रेटेड की खासियत है कि कॉन्सेंट्रेटेड तो जाता है NO2 में और डाइल्यूट जाता है NO के अंदर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, कॉन्सेंट्रेटेड कन्वर्ट्स इनटू NO2 एंड डाइल्यूट कन्वर्ट्स इनटू NO। इसकी बगल में जो ये कंपाउंड लिखे हैं इनका ऑक्सीडेशन होगा, कार्बन को CO2 में ऑक्सीडाइज करेगा, I2 को HiO3 में आयोडिक एसिड, ऑर्सेनिक को H3SO4 +5 स्टेट में ले गया, और फास्फोरस को H3PO4, और कार्बन को भी कौन सी स्टेट में ले गया, +4 में, जो इसकी मैक्सिमम। तो ये कायदे से इन सबको क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। सिमिलरली H2S को ले जाता है सल्फर में, SO2 को H2SO4 में +6 में, Ki को -1 से 0 में, आयरन को +2 से +3 में, Br- को Br2 में, और I- को I2 में। इन सब का हो रहा है ऑक्सीडेशन। HNO3 की एक खासियत होती है कि HNO3 लगभग सभी मेटल को डिसोल्व कर सकता है, लगभग सभी मेटल को। तो कैसे डिसोल्व करता है कि उस मेटल को ऑक्सीडाइज करके उसके सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि Pb को Pb+2 में चेंज कर दिया, तो Pb+2 में चला गया, यानी ऑक्सीडाइज हो गया। वो काम किसने किया, इसने। तो ये क्या करता है, इन मेटल्स को इनके सॉल्यूशन में कन्वर्ट करके डिसोल्व कर लेता है। ठीक है, डाइल्यूट में मोस्टली कौन सा गैस बनेगा, NO। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेटेड में NO2। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डिसोल्व कौन कौन से मेटल को कर रहा है। कुछ मेटल ऐसे हैं जिनको ये डिसोल्व नहीं कर पाता है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं पैसिव मेटल। जो इनर्ट रहते हैं उन मेटल को हम बोलते हैं पैसिव मेटल। तो उसका कारण ये है कि इन मेटल्स में, बेरिलियम, एल्यूमिनियम में एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है खुद की। जैसे एल्यूमिनियम के बर्तन काफी टाइम तक चमकती हुई दिखाई देते हैं, उसका कारण है कि एल्यूमिनियम पे एक परत बन जाती है Al2O3 की प्रोटेक्टिव लेयर। तो इन सब पे प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जिस वजह से ये HNO3 से रिएक्शन नहीं कर पाते। ठीक है, तो इनका रीजन है कि देयर इज प्रोटेक्टिव लेयर। कुछ मेटल ऐसे हैं जिनको हम बोलते हैं नोबल मेटल्स। ये वो मेटल है जिनकी रिएक्टिविटी सभी कंपाउंड या गैस के साथ बहुत ही कम है। तो नोबल मेटल में आते हैं अपने पास गोल्ड और प्लेटिनम। ठीक है, सिल्वर भी आता है, पर सिल्वर को डिसोल्व कर लेता है। ठीक है, गोल्ड और प्लेटिनम जो है वो इसमें डिसोल्व नहीं होते हैं नाइट्रिक एसिड में। उनको घोलने के लिए हम एक्वा रेजिया लेते हैं। एक्वा रेजिया हम किसको बोलते हैं, जब हम HCl और HNO3 का मिक्सचर लें 3:1 मोल रेशो। तो HNO और प्लेटिनम HNO3 में नहीं घुलेंगे, लेकिन एक्वा रेजिया में घुल जाएंगे, जो 3:1 रेशो है HCl HNO3 का। कि नोबल मेटल गोल्ड और प्लेटिनम जो है वो HNO3 में नहीं घुलते हैं, इवन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में, लेकिन किस में घुल जाते हैं, एक्वा रेजिया में। तो एक्वा रेजिया में गोल्ड को डिसोल्व करवाएं तो ये डिसोल्व हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ HAuCl4 कॉम्प्लेक्स बना के। ठीक है, AuCl4 माइनस कॉम्प्लेक्स होगा इसमें। प्लेटिनम भी डिसोल्व हो जाता है एक्वा रेजिया में और बनाता है PtCl6-2। ठीक, नाइट्रेट आयन के लिए टेस्ट जो है क्वालिटेटिव में आता है कि नाइट्रेट आयन पर अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालें तो NO गैस निकलती है, अगर H2SO4 डाल दें तो ये ब्राउन रिंग बनाएगा। तो ये टेस्टिंग हो गई NO3- के लिए, नाइट्रेट आयन के लिए, जो पहले देख चुके हैं। अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने पे N2O, ये याद करने वाला पॉइंट है आपका, और अमोनियम नाइट्राइट को गर्म करने पे N2। ठीक, दोनों डिफरेंस हो गया।
ठीक है ना। तो ये चीज़ पे स्टार मार्क कर दीजिएगा कि ये पूछा जा सकता है कि अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने पे क्या मिलेगा और अमोनियम नाइट्राइट को गर्म करने पे क्या मिलेगा। फास्फोरस नेचर में एक ही फॉर्म में पाया जाता है, व्हाइट फास्फोरस, नेचुरल इज व्हाइट फास्फोरस। बाकी दो रेलोट्रोप पाए जाते हैं, रेड और ब्लैक, जो बनाए जाते हैं व्हाइट से ही, व्हाइट और रेड से। ब्लैक को जो है व्हाइट और रेड दोनों से बनाया जा सकता है, रेड को केवल व्हाइट से बनाते हैं। व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, काइट शेप्ड, और इसमें एंगल स्ट्रेंथ इतना ज्यादा होता है कि बिकॉज ऑफ हाई एंगल स्ट्रेंथ इट इज वेरी मच रिएक्टिव। ये इतना रिएक्टिव है कि अगर इसको हम एटमॉस्फेयर में रख दें तो ये तुरंत जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज होके P4O6 में O10 में बदलने लगेगा, पहले P4O6 और बाद में P4O10 फाइनली। तो बिकॉज ऑफ दिस स्लो ऑक्सीडेशन इट विल ग्लो इन डार्क, और अपने आप चमकने को हम बोलते हैं इसको फॉस्फोरेंस। तो अपने आप ये ऑक्सीडाइज होता रहता है, तो इसको स्टोर करते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। तो वाटर में जो है ये, इसको अगर ऑक्सीजन में खुला छोड़ दिया हमने तो ये तुरंत क्या करेगा, P4O10 बनाने लग जाएगा, ठीक। व्हाइट फास्फोरस का बनाने का मेथड जो है वो है बोन ऐश, जो हड्डियों की राख होती है, ठीक है ना। तो हड्डियों की राख क्या होती है कि जैसे मान लो शमशान घाट जो होता है उसके अंदर राख जो है रात के टाइम भी चमकती हुई दिखाई देती है, ठीक है ना। तो लोग डर जाते हैं भूत वूत समझ के, ठीक है ना। तो होता क्या है एक्चुअली कि जब आदमी की जो बोन्स है, बोन उसमें हड्डियों में फास्फोरस पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो फास्फोरस हड्डियों में किस फॉर्म में पड़ा हुआ है, कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्म में, Ca3PO4 होल ट्वाइस। कैल्शियम फॉस्फेट को जब वहां जलाया जाएगा तो उस राख में जो लकड़ी होगी उसका कार्बन पड़ा होगा और मिट्टी के कांटेक्ट में आएगा SiO2 सिलिका। तो इन तीनों की रिएक्शन से बनता है व्हाइट फास्फोरस, और व्हाइट फास्फोरस जैसे ही बनेगा वो तुरंत जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करने लग जाएगा और P4O10 बनाने लग जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, फॉस्फोरेंस। तो ये जो है चमकता हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना, तो ग्लो करेगा। तो बोन ऐश से ही जो है हम व्हाइट फास्फोरस बना सकते हैं। व्हाइट फास्फोरस की रिएक्शन NaOH से कराएं। ये जेईई में क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट आर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कंपाउंड फॉर्म ऑफ फास्फोरस इन कंपाउंड फॉर्म। क्वेश्चन बोनस हुआ था उस साल क्योंकि ये ऑप्शन कहीं नहीं था, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, दो, एक तो गैस फॉस्फीन PH3 और दूसरा कंपाउंड NaH2PO2। तो PH3 में -3 स्टेट और इसमें +1 स्टेट, ठीक है। ये रिएक्शन काम आएगी हमारे डिफरेंशिएट करने के लिए कि अगर मैं रेड फास्फोरस की रिएक्शन NaOH से कराऊं तो कोई भी रिएक्शन नहीं देंगी। तो ये क्वेश्चन बन गया कि NaOH कैन रिएक्ट विद, ऑप्शन डाल दे, रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, ठीक है ना, बोथ ऑफ देम, इस तरह का ऑप्शन बन सकता है। तो रेड NaOH केवल किससे रिएक्ट करता है, व्हाइट, बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव। व्हाइट फास्फोरस को 573 केल्विन पे गर्म करें CO2 के एटमॉस्फेयर में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है रेड फास्फोरस में। रेड फास्फोरस इज ए लेस रिएक्टिव कंपाउंड देन व्हाइट बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर तो है ऐसा, ठीक है, लेकिन रेड का स्ट्रक्चर कैसा है, इस तरीके से, यानी कि ये जो बॉन्ड था ये टूटा और ये आगे चेन में चलने लग गया, तो पॉलीमेरिक फॉर्म बन जाएगी इसकी रेड फास्फोरस। तो दोनों में पूछा जाए कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, तो व्हाइट फास्फोरस, ठीक। और ये इन दोनों में एक और डिफरेंस करने का पॉइंट है कि व्हाइट फास्फोरस इज सोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड व्हाइल रेड फास्फोरस इज इनसोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। और दूसरा पॉइंट क्या है कि व्हाइट फास्फोरस कैन रिएक्ट विद NaOH बट रेड फास्फोरस कैन नॉट रिएक्ट विद NaOH। समझ गए मतलब? वो है ब्लैक फास्फोरस, जो कि दो फॉर्म में पाया जाता है, अल्फा और बीटा फॉर्म में, ठीक है। अल्फा बनाया जाता है व्हाइट को गर्म करके और बीटा बनाया जाता है रेड को गर्म करके, ठीक है। अंतर ये है कि जब अपन रेड को गर्म करेंगे तो हाई प्रेशर होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर है 4000 ATM, तो बीटा ब्लैक बनेगा, ठीक। तो बीटा ब्लैक की क्या खासियत है कि इट्स स्ट्रक्चर इज लाइक ऑफ ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट में हेक्सागोनल प्लेनर रिंग्स पाई जाती है, सेम उसी तरीके से है बीटा ब्लैक फास्फोरस भी ग्रेफाइट की तरह ही होगा। रिएक्टिविटी अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है व्हाइट, सबसे कम है ब्लैक और रेड इंटरमीडिएट। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होगा, स्टेबिलिटी का उल्टा हो जाएगा, ठीक है।
और डेंसिटी का ऑर्डर है वाइट लेस देन रेड लेस देन ब्लैक। वाइट फास्फोरस ऑक्सीडाइज होकर पहले P4O6 में बदलता है और बाद में P4O10 में बदलता है। फास्फोरस और CO की रिएक्शन से CaH2PO2 होल ट्वाइस और फास्फोरस और H2SO4, तो ये एक तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये खुद तो जाता है SO2 में और इसको 0 से ले जाता है +5। सिमिलरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लूँ मैं HNO3, तो फास्फोरस को ले जाएगा H3PO4 में और खुद ये देता है NO2 गैस। रिडॉक्स रिएक्शन है। और फास्फोरस AgNO3 की रिएक्शन से Ag बनेगा, तो Ag जो बन गया तो ये फास्फोरस चला गया +5 स्टेट में ऑक्सीडाइज होके और Ag+1 से Ag फाइनली यहीं रोक देते हैं, बस Ag बन